देश के आम बजट को आम भाषा में सिर्फ 10 पॉइंट्स में समझिए। इस बार सरकार ने इनकम टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया। ऐसी उम्मीद थी कि सरकार टैक्स में छूट दे सकती है ताकि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा रहे और वो ये पैसा बाजार में खर्च कर सकें। लेकिन सरकार ने अपनी आय और खर्च में बड़े अंतर की वजह से इस तरह की कोई छूट नहीं दी। यानी सरकार का पूरा ध्यान खर्च बढ़ाने पर था, इसलिए वो अपनी आय में कटौती नहीं करना चाहती, जैसा कि आप भी करते होंगे। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन की। 75 साल या उससे ज़्यादा उम्र वाले ऐसे बुजुर्ग जिनकी आय केवल पेंशन और उसके ब्याज से होती हैं, उन्हें अब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। इससे वरिष्ठ नागरिकों की परेशानी काफ़ी कम होगी, क्योंकि देश में इस समय कोरोना वायरस के खिलाफ जंग चल रही है और इससे सबसे ज़्यादा खतरा बुजुर्गों को ही है। ऐसे में सरकार का ये फैसला काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर की। इंश्योरेंस सेक्टर में सरकार ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी। सरल शब्दों में कहें तो इससे अब आपको कम कीमतों पर बीमे की ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी और इंश्योरेंस सेक्टर में भी कई बदलाव आएंगे। भारत की कुल जीडीपी में इंश्योरेंस सेक्टर की भागीदारी महज 3.7% है, जबकि दुनिया भर में यह आंकड़ा औसतन 6.31% है। यानी भारत में अब भी करोड़ों लोग इस सेक्टर से दूर हैं। ऐसे में जब विदेशी निवेश से इस सेक्टर में कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो ये तस्वीर बदल सकती है। तो LIC जैसी कंपनियों को भी इसमें आगे आने का मौका मिल सकता है। बैंक की बात करते हैं। बैंक से जो कर्जा लिया जाता है उसकी बात करते हैं। बैंक के डूबने पर अब ग्राहकों को मिलने वाली गारंटी राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई। इसका मतलब है कि अगर आपने किसी बैंक में अपना पैसा जमा किया है और वो बैंक गलत नीतियों की वजह से डूब जाता है तो सरकार से आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे ही। मतलब कम से कम अगर आपके 5 लाख रुपए थे अकाउंट में तो आपको 5 लाख जैसे के तैसे मिल जाएंगे। इससे सरकार ने बैंकों को लेकर ग्राहकों के मन में बैठे डर को कम करने की या फिर ख़त्म करने की कोशिश की है, क्योंकि ग्राहक बैंकों के डूब जाने की वजह से जो पैसा नहीं जमा करवाना चाहते थे वो भी अब जमा करवा पाएंगे। बजट में सरकार ने आपकी गाड़ियों की उम्र भी तय कर दी। यानी अब निजी वाहन जो है 20 साल तक ही चल सकेंगे और कमर्शियल वाहनों पर यह सीमा 15 साल ही होगी। यानी कि आपके पास जो निजी वाहन है वो 20 साल और जो सरकारी सुविधाओं के लिए या फिर अन्य सुविधाओं के लिए जो है वो 15 साल तक ही चल पाएंगे। ये रिपोर्ट किसकी है? HDFC बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक 2 करोड़ 80 लाख वाहन सड़क पर नहीं चल पाएंगे और इन गाड़ियों की स्क्रैप होने से 43,000 करोड़ रुपए का नया व्यापार खड़ा हो जाएगा। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी नई रफ्तार मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यानी सरकार का यह कदम गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपकी पुरानी गाड़ी को वो कचरा कबाड़ में डालेगी और आपको कहेगी कि आप नई गाड़ी खरीदिए, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ती रहे। अब बात करते हैं बिजली सप्लाई की। आप किस कंपनी की बिजली सप्लाई चाहते हैं ये तय करने का अधिकार भी आपको होगा। यानी अभी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है जिसकी वजह से लोग बिजली कंपनियों के खिलाफ नाराजगी दिखती थी, लेकिन अब आपको इसकी सुविधा मिल जाएगी। पहले बिजली कंपनी अपनी मनमानी करती थी, लेकिन अब सरकार के इस ऐलान से बिजली उपभोक्ताओं को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अब बात करते हैं स्टार्टअप बिजनेस के लिए। स्टार्टअप्स के लिए टैक्स में छूट 1 साल के लिए बढ़ गई है। ये कितना महत्वपूर्ण है इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि पिछले वर्ष लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से स्टार्टअप को ही बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, जिसे देखते हुए सरकार ने इस छूट का ऐलान किया। सरकार को उम्मीद है कि इससे स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि अगर 1 साल तक उन्हें छूट मिलती है तो 1 साल के अंदर वो अपना स्टार्टअप सेटअप कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ को बढ़ा पाएंगे और इसके लिए उन्हें छूट दी जाएगी। 10 लाख से कम आबादी वाले छोटे शहरों में सस्ती मेट्रो सेवा शुरू होगी और आप कह सकते हैं कि ये मेट्रो सेवा इन शहरों में विकास की नई संभावनाओं को तलाशेगी। साथ ही इससे परिवहन की और भी बेहतर सुविधाएं आपको मिल पाएंगी। अब बात करते हैं इनकम टैक्स चोरी के मामले में। इनकम टैक्स चोरी के किसी भी मामले में अब तक 3 साल तक की ही कार्रवाई हो सकती है। पहले ये समय सीमा 6 साल तक थी। इससे कोर्ट पर पेंडिंग मामलों का दबाव कम होगा और आयकर विभाग के सामने तय समय में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की चुनौती खड़ी हो जाएगी। सबसे आखिरी बात ये कि देश में NGO के सहयोग से 100 नए सैन्य स्कूल खोले जाएंगे। यानी कि 100 नए सैनिक स्कूल को खोलने जाने का प्रावधान इस बजट में है।
इसका बड़ा मकसद है कि पब्लिक स्कूल की शिक्षा को आम आदमी की पहुंच में लाना, यानी बजट की इस घोषणा का भी देश के लोगों को आने वाले समय में काफ़ी फ़ायदा होगा। अब क्या नहीं बदला? टैक्स स्लैब नहीं बदला, लेकिन फिर भी कैसे बढ़ जाएगा आपका खर्च? टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी कि जो पिछला टैक्स था वो वैसा का वैसा ही है, फिर भी आपकी जेब पर इसका फ़र्क पड़ेगा। आप ये समझिए कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होने के बावजूद आपका खर्च कैसे बढ़ सकता है। इसके लिए पहले आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में अंतर समझना होगा, यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। डायरेक्ट टैक्स का मतलब इनकम और कॉरपोरेटिव कंपनियों से मिलने वाले टैक्स हैं, यानी कि डायरेक्ट जो उद्योग धंधे हैं या फिर कोई सिविल सर्विसेज में है, कहीं जॉब करते हैं, तो उनसे जो टैक्स मिलता है वो डायरेक्ट टैक्स हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जीएसटी से या ऐसे टैक्सेस जो हैं जो देश का अमीर आदमी भी देता है और गरीब आदमी भी देता है, यानी कि जो टैक्स आप भी देते हैं, यानी आपको प्रोडक्ट खरीदते हैं चाहे वो 1 रुपये का हो या 10 रुपये का, उस पर आप जो टैक्स देते हैं वो अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में तो कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में कुछ बदलाव ज़रूर हुए हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। सरकार ने कई वस्तुओं पर एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट सेस लगाने की बात कही है। ये एक तरह का सेस है जो इससे पहले नहीं था। सेस क्या होता है? सेस टैक्स के ऊपर लगने वाला टैक्स होता है, यानी आप कहीं होटल में खाना खाने जाते हैं, आपका बिल बनता है 1000 रुपये का और आपको 1030 रुपये चार्ज किए जाते हैं, तो वो 30 रुपये जो हैं वो आपका सेस टैक्स हैं। सेस टैक्स जिस क्षेत्र से लिया जाता है उसी क्षेत्र पर वापस विकास के लिए दे दिया जाता है। जैसे सोना और चांदी पर 2.5%, शराब पर 100%, काबुली चने पर 30% और मसूर की दाल पर 20% सेस टैक्स लगाया जाएगा, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। ये सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। हालांकि यहाँ समझने वाली बात यह है कि इससे जो भी राशि सरकार को मिलेगी वो देश के किसानों पर खर्च की जाएगी। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और टैक्स भी उसके ऊपर जोड़ दिया गया है, यानी कि आपके लिए डबल हानिकारक है। टैक्स से जुड़ी एक और अहम बात यह है कि 2014 से 2020 के बीच देश में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या 3,31,00,000 से बढ़कर 6.5 करोड़ हो चुकी है, यानी कि लगभग 2 गुना लोग अब टैक्स भरते हैं हमारे भारत देश में, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। अब आपको बताते हैं कि बजट में समाज के अलग अलग वर्गों को क्या मिला। नौकरी पेशा वर्ग को अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए होम लोन की ब्याज पर मिलने वाली छूट 1 साल और बढ़ाई गई, लेकिन इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं मिली है और पीएफ में 2.5 लाख से ज़्यादा रुपए जमा करने वालों पर टैक्स लगेगा। यानी कि अगर आप पीएफ पर 2.5 लाख से ज़्यादा जमा करते हैं तो आपको टैक्स देना होगा। पहले क्या करते थे कि पीएफ में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते थे ताकि उनको टैक्स कम भरना पड़े, पर अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपका टैक्स 2.5 लाख से ज़्यादा जाता है तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। युवाओं और छात्राओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी खबर है। देश में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे और 15,000 आदर्श स्कूल बनेंगे। वर्ष 2022 तक स्टार्टअप्स को टैक्स से छूट दी गई है। हालांकि युवाओं के लिए नई नौकरियों के बारे में इस बजट में कोई भी घोषणा नहीं की गई। मुख्य काम सरकार का युवाओं को लेकर होना चाहिए, लेकिन सरकार की ना तो इस पर कभी प्रतिक्रिया होती है, ना ही बजट में इसको शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं महिलाओं की। महिलाओं को उज्ज्वला योजना के जरिए रसोई गैस का कनेक्शन मुफ्त में मिलेगा, जो कि पहले भी मिलता था। कस्टम ड्यूटी में कमी के बाद महिलाओं की ज्वेलरी सस्ती लेकिन दाल महंगी हो जाएगी। कस्टम ड्यूटी में कमी की वजह से किसानों के लिए कृषि उपकरण सस्ते होंगे। उन्हें खेती के लिए 16 लाख करोड़ तक का कर्ज मिलेगा। ये पहले से 10% ज़्यादा है। हालांकि किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि, जो किसान सम्मान निधि मिलती थी, योजना के तहत मिलने वाले पैसे बढ़ाए नहीं गए हैं। मतलब जो बात चल रही थी कि 2,500 रुपये हो जाएंगे किस्त में, पर वो 2,000 रुपये ही हैं प्रति किस्त। अभी किसानों को हर वर्ष 3 किस्तों में 6,000 रुपये मिलते हैं। 75 साल से ज़्यादा उम्र के पेंशनर्स को आईटी रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि बुजुर्गों को सिर्फ पेंशन पर यह छूट मिलेगी, बाकी हर तरह की कमाई पर उन्हें टैक्स देना होगा। इस पर चर्चा ये चल रही थी कि अमिताभ बच्चन बड़े खुश होंगे कि वो 75 साल से ऊपर के हैं तो उन्हें टैक्स नहीं भरना होगा, पर जी नहीं, जो पेंशन सरकार देती है उस पर टैक्स नहीं भरना होगा। इसके अलावा अगर आप किसी प्रकार की कमाई करते हैं तो आपको टैक्स भरना होगा। ये वीडियो आप देख रहे थे thechakachak.com पर मेरे यानी अर्जुन के साथ। इस बजट से आपको क्या उम्मीद थी? आपकी जेब पर इसका कितना असर हुआ? क्या इस बजट में कोई कमी हुई, नहीं हुई? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपकी और हमारी राय हमारे और आपके भविष्य को तय करेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।